हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पी सिमेनिया। तो आज हम 8 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से कोटेशन के साथ। इस कोटेशन का इस्तेमाल आप एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक में कर सकते हैं, या आपका एसे का आता है, या फिर मेंस में ऐसा आपका सोसाइटी का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा भी आपका क्वेश्चन की डिमांड हो। तो इनका कहना है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन जी द्वारा लिखा गया है। इनका कहना है कि एजुकेशन इज़ वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन वॉट वन हैज़ लर्न इन द स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा होती है एक्चुअली में वो वही होती है जो इंसान स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसमें से जो आप कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जो रह जाता है वही एक्चुअली में शिक्षा का महत्व, वही शिक्षा का मतलब होता है। मेनली इनका कहने का मतलब है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए आपको स्कूल में ऐसे बहुत सारे लेसन पढ़ाए गए होंगे जो आपको अभी याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स होते हैं जो ऐसे कुछ एक कह सकते हैं कि एक अप्रोच होता है जो एक टीचर डेवलप करता है स्टूडेंट के अंदर, जो फिर स्टूडेंट का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। वो कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं, वो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो जो स्टूडेंट है वो कभी भूलता नहीं है। तो वही एक्चुअली में जाके उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है हमें बहुत सहायक होता है। तो यही होता है शिक्षा का असली मतलब, ये इनका कहना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल के साथ। तो आज हम मुख्यतः 3 एडिटोरियल फ्रेंड जो है डिस्कस करेंगे। पहला आपका क्या है? पहला है आपका प्राइवेट सेक्टर जो हमारे कंट्री में है, उनको किस तरह कह सकते हैं कि किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाए कोविड-19 से लड़ने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें काफ़ी कमियां हैं। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, अगर हम बात करते हैं जो नंबर ऑफ़ बेड्स हैं, तो ये ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी कम है और अभी कोविड-19 में वो उजागर हो गया है। तो ज़रूरत ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स से जो है कोलेबोरेशन किया जाए। बल्कि हमारे इस समय जो है अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसी जो पॉलिसी है प्राइवेट सेक्टर जो डॉक्टर्स हैं उनसे कोलेबोरेट करने की, वो थोड़ा सा एम्बिगिटी उसमें दिख रही है और एक प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं जारी की गई है। और लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो भी ज़्यादा रुचि नहीं दिखाए हैं गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। तो देखिए, जो आपके बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे साउथ कोरिया हो गया, या फिर जापान हो गया, या फिर जर्मनी हो गया, या लंदन मतलब सॉरी यूके हो गया, तो वहाँ पे जो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे वो लोग कोलैबोरेट बड़ा अच्छे से किए हैं। मतलब उनकी प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेटजी है, तभी देखिए वो लोग जो है उसको कंटेन करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। तो यही जो है करने की आवश्यकता है इंडिया को। बल्कि इंडिया मतलब ये जो पैंडेमिक है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, और जो एक सरकार की जो कुछ हेल्थ गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहती है, इससे वो प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करके कर सकती है। अभी सरकार ने इकोनॉमिक पैकेज जो जारी किया 20 लाख करोड़ का, उसमें सरकार ने 2.1 लाख करोड़ जो है आपका जो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सैंक्शन किया हुआ है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको टैप किया जाए, और इसे जो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की आवश्यकता है हमारे हेल्थ सेक्टर में, उसको प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करके रिजुविनेट करने की आवश्यकता है। तो उसके बाद ये जो इसमें आगे कुछ पॉलिसी बता रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में सरकार को प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करके एक जो रोबस्ट हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको बनाया जाए। तो ये इसमें कुछ क्षेत्र बता रहे हैं, जैसे आपका टेस्टिंग हो गया, ठीक है, उसमें, और जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ बायोमेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, और जो आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आपका पूरा एक कोलैबोरेशन करता है पूरा। तो वो इन सब क्षेत्रों में ये बता रहे हैं कि इन सब क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है। तो पहला हमने क्या देखा था? पहला हमने देखा था जो टेस्टिंग है, मतलब जो हमारा लेबोरेटरी सर्विसेज है प्राइवेट सेक्टर का, उसको किस तरह सरकार टैप कर सकती है। तो उसके लिए सरकार टेस्टिंग के लिए जो हमारे एक्रेडिटेड लैब हैं, मेनली जो एक्रेडिटेड प्राइवेट लैब्स हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें, और उनको जो है जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें उसको लोकेट करें, जो मेनली जो आपके टायर 1 और सॉरी टायर सेकेंड और टायर 3 के जो आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं मेनली, उनसे कोलैबोरेट करें और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनको वहाँ पे प्रॉपर कह सकते हैं कि जो लेबोरेटरी है उसको प्रोवाइड किया जाए। और जो स्टेट ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है आपके इन इन लैब से,
वो जो है कोविड-19 टेस्ट करने के लिए उसमें उसको उसको उसमें मंजूरी दें जो है, ऐसा ये बता रहे हैं। और फिर आगे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के जो ये करना चाहिए कि जो है जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे जो ये टेस्टिंग किट्स है उसको प्रोक्योर करें, और फिर प्राइवेट सेक्टर उस पर कुछ सर्विस चार्ज जो है मिस लगा सकता है। ये जो है इसमें इसमें पहला ऑप्शन बता रहे हैं जो आपका लैब से जुड़ा हुआ। दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं कि जो आपके सस्पेक्टेड केसेस हैं, मतलब जिनको कोविड-19 के केसेस हैं, उनको ई वाउचर्स प्रोवाइड किए जाएं, ताकि वो जो गवर्नमेंट के अंडर इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर लेबोरेटरीज मिलनी हैं, जो आपके इसमें बात कर रहे हैं लेबोरेटरीज़ की, तो उसमें वो रोप इन करें और फिर मतलब वो वहाँ पे जाएं और वो मतलब वहाँ पे अपनी टेस्टिंग करा। तो इससे क्या होगा, इससे जो एक गवर्नमेंट के पास काफ़ी जो टेस्टिंग कम हो रही है और जो है कॉस्टली हो रही है, और मेनली जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं कि आपके ऐसे मोबाइल सैंपल कलेक्शन किए जाएं, ऐसे टेस्टिंग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किए जाए, और वो प्राइवेट एंटिटी के द्वारा उसमें गवर्नमेंट कोलैबोरेट करके, ठीक है, और जो उसका कॉस्ट आए और जो मीन्स वो सब हो, उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है सरकार प्राइवेट सेक्टर से, वो पूरा उसमें मेंशन है किस तरह उनको जो है उसका कॉस्ट जो है वो सरकार बेयर करेगी। अब हम बात करते हैं, पहले तो हो गया, हमने बात किया टेस्टिंग का, लेबोरेटरी उसका सर्विसेज का। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह जो है बनाया जाए। तो सरकार ने अभी जो एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट में ये बताया था कि 30% जो एक वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है उसको सरकार जो है प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब क्या है, आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब क्या होता है, इसको अगर आप एग्जांपल पे तौर पर समझें कि मान लीजिए किसी भी हॉस्पिटल को बनाने में 1 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए उसमें लगा रहा है। लेकिन फिर उसमें क्या होगा, सरकार इसमें क्या करते हैं, सरकार इसमें प्रोवाइड कराएगी हॉस्पिटल को कि जो 30% होगा उसमें वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो ये मेनली सरकार ने जो है अभी रिसेंटली अनाउंस किया। ये मेनली प्राइवेट सेक्टर के लिए किया हुआ है, ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ आपका हॉस्पिटल की, ये सिर्फ आपका जो जितने भी उनकी बात की सरकार ने। तो इसमें कुछ बता रहे हैं, फिर ये जो पॉलिसी ऑप्शन बता रहे हैं क्या सरकार कर सकती है। तो पहला बता रहे हैं कि जो आपके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं मेनली जिससे सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो जो आपके एग्जिस्टिंग वार्ड हैं मेनली, जो आपके आपके गवर्नमेंट में वार्ड मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं, उनको रिफर्बिश करें, मतलब उनको रिफर्बिश करके और उसको आईसीयू में कन्वर्ट कर दें, और उसमें एडिशनल बेड लगा दें, और फिर उसमें आईसीयू और क्या कहते हैं वो मीन्स वेंटिलेटर वगैरह वो सब करके पूरा एक बाकायदा बना दें, ताकि इसको और इसमें क्या होगा, इसमें समय भी कम लगेगा, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को चेंज करना है, उसमें कोई नया नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें समय, क्योंकि हमको उसको अभी इस समय अगर हम बात करते हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो ये सबसे क्विक सोल्यूशन जो है क्या क्या कहते हैं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं क्या, दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं कि जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए अब उसको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसको वो तो आईसीयू वार्ड में कन्वर्ट कर दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमने बात की कि आपके जो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो भी काफ़ी कम हैं। तो सरकार जो है जो प्राइवेट आपके हॉस्पिटल्स हैं जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करके जो उनके स्टाफ हैं वो मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगाया जाए, और ताकि जो उसको आईसीयू का है उसको आईसीयू को प्रॉपरली ऑपरेट किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन बता रहे हैं मेनली, और सरकार तो इसमें फिर पूरा यही आगे बात कर रहे हैं। थर्ड क्या बता रहे हैं ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बता रहे हैं कि जो आपके कह सकते हैं कि जो आपके गवर्नमेंट के अंडर इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए, तो सरकार के जो जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स होंगे उनको वो रेफ़र कर सकती है उसमें। लेकिन इन सब के लिए जो एक स्ट्रेटजी है मेनली, जो आप कह सकते हैं कि जो इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट की बात है, या फिर जो एक पूरा रेफरल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो आपके टैरिफ सिस्टम, इन सब चीज़ों का एक प्रॉपरली पूरा जो मैकेनिज्म है वो रोबस्ट होना चाहिए। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये पहला ऐसा पॉलिसी है, ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। जो आपके गवर्नमेंट पर्सनल जो आपके मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को होते हैं उनका आपका जैसे रेलवे हॉस्पिटल्स होता है, तो पूरा वहाँ पे सिस्टम अभी वर्क करता है, तो उसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती है सरकार। तो ये 3 ऑप्शन बता रहे हैं मेनली आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, हमने पहले देखा टेस्टिंग का, दूसरा देखा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का,
हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। थर्ड हम देखते हैं कि किस तरह जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन किसका की बात कर रहे हैं, आपके किट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, जो आपके बायोमेडिकल सप्लाईज हैं, उन सब की बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह जो सप्लाई चेन है उसको रोबस्ट बनाया जाए। तो उसके लिए ये बता रहे हैं कि जो आपके, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे आपके प्राइवेट ऐसे एंटिटीज़ हैं जो काफ़ी इनोवेशन के से लेके काफ़ी मतलब उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाए, और कुछ ने तो क्या बोलते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ने ऐसे आपके मतलब कि कम कॉस्ट पे पीपीई किट्स बनाए। तो इन सब को सरकार एज आ बात करके मतलब पूरा उससे प्रोक्योर कर सकती है, और उसके लिए सरकार जो एक क्विक क्रेडिट एक्सेस ही ना करवाए, बल्कि एक सरकार जो है बाई बैक गारंटी का भी ऑप्शन है। मतलब क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर आगे प्राइवेट एंटिटी कोई हैं, उन्होंने काफ़ी पीपीई किट्स बना दी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ बाद में, तो उनको नुकसान नहीं होगा। तो सरकार जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ऐसा, तो उसमें बाई बैक का ऑप्शन भी दे, ताकि भविष्य में उनको नुकसान ना हो, और फिर उसको सरकार जो है भविष्य में उसको परचेज कर सके। तभी तो वो लोग रोपिंग तब मीन्स तभी तो वो अपने वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तभी तो वो सरकार से वो कोलैबोरेट करेंगे। अगर उसमें ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में जो उनका होगा वो खराब ही जाएगा। तो ये मेनली जो सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। अंत में बात हम करते हैं जो आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसका मतलब क्या है, जो आपका आईटी सिस्टम होता है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, और उसको आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है कोलैबोरेट करके जो आपके पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो जिसकी हमने बात की, उसको उससे कह सकते हैं कि उससे लिंक करके उसको प्रॉपरली उसमें एफिशिएंट तरीके से उसको अप्लाई किया जा सकता है। इसमें कैसे कह रहे हैं आगे, जैसे आपका केस को आइडेंटिफाई करना हो गया, ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो गया, या फिर आपको जो टेली हेल्थ सेंटर होते हैं जहाँ पे फ़ोन के माध्यम से डॉक्टर एक दूसरे से मतलब पेशेंट से और डॉक्टर से इंटरेक्शन होता है उसको, या फिर ई वाउचर जो हमने बात की थी, ई वाउचर आप प्रोवाइड करने से जो भी आपके मीन्स पेशेंट्स हैं उनको अगर टेस्टिंग लैब में जो है टेस्टिंग करवाना है, फिर ऑथराइजिंग टेस्टिंग हो गया, फिर मान लीजिए जो रेफरल की बात जो हमने बात की थी, रेफ़र कर सकती हैं आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इन सब को मतलब ये सब करना है तो इसके लिए जो आपके आपके आईटी सेक्टर हम जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी रोबस्ट है, तो सरकार उनसे कोलैबोरेट करके इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में तरीके से मतलब अच्छे से पूरा पॉलिसी बना के इसको सरकार कर सकती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ऐसा उसका मीन्स ऐसा क्षमता नहीं है। हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर में इंडिया काफ़ी अच्छे से ग्रो किया, तो उसको सरकार ऐसा कर सकती है। तो ये पूरा इसमें बात करते हैं मेनली। तो ये तो हुआ हमारा ये आर्टिकल फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हम बात करते हैं जो अभी एक एलिफेंट हमने देखा केरला में, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसी से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है फ्रेंड्स। तो इसमें बता रहे हैं कि देखिए, जैसा कि हमने देखा कि ये मेनली जो आपका पूरा आर्टिकल है जो आपका ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसी के बारे में बात करता है। तो हमने देखा कि केरला में एक हथनी थी, मतलब फीमेल एलिफेंट थी, उसकी डेथ हो गई थी। उसको एक फूड बॉम्ब के द्वारा जो है उसने इंगल्फ कर लिया था और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद लोगों ने काफ़ी ब्लेम किया फार्मर्स को कि फार्मर्स ने ऐसा ऐसा किया है। तो लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। जो जो वहाँ पे मेनली जो पिग्स होते हैं, जो शुगर वगैरह होते हैं, और जो मेनली आपके मीन्स स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, वो काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं उनके फसलों को। तो उससे क्या होता है, उससे उनको काफ़ी भारी नुकसान होता है। तो इसीलिए, और वो इंटेंडेड नहीं होता कि मेनली आपके मीन्स एलिफेंट्स के लिए ही होगा, वो मेनली जितने भी आपके उनकी क्रॉप है उसको बचाने के लिए वो ऐसे मेजर लेते हैं। तो क्या क्या देखिए, और देखिए, तो ये मेनली बता रहे हैं, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये अभी इसमें मेनली हुआ है। तो देखिए, जो हमारे इंडिया में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1972 में, उसमें ये प्रोविज़न है कि मान लीजिए कोई भी आपका एनिमल है, अगर उसको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा केओस डेवलप कर देता है, तो उसको जो है उसकी मतलब उसको मारा जा सकता है। ये मेनली आपका WPA जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसमें ये मेंशन है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमने देखा बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे केरला की ही बात करें अगर, तो उन्होंने जो बोर है आपका मीन्स सुअर होते हैं, उनको वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो हमारे
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ मतलब जो मेनली होते हैं जो जिसकी जो एनिमल राइट्स की बात करते हैं, वो काफ़ी उसमें मतलब वो काफ़ी मीन्स प्रोटेस्ट करते हैं, तो इससे सरकार ये स्टेप नहीं ले पाती है। तो ये मेनली बता रहे हैं ये इशू है। तो क्या प्रॉब्लम है मेनली इसके बात करते हैं हम। इसमें तीन मुख्य प्रॉब्लम बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं कि जैसा हमने जो है परसों के आर्टिकल में डिस्कस किया था कि जैसे आपका जो आपका ह्यूमन टू एनिमल मीन्स एनिमल सॉरी ह्यूमन टू एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट जो देखने को मिलता है, उससे सरकार जो फार्मर्स हैं मेनली जिनको नुकसान होता है, तो उससे सरकार फार्मर्स को कंपेंसेशन स्कीम प्रोवाइड करे ताकि उनको जो नुकसान हो रहा हो उसको वो वहन कर सकें। लेकिन हम जानते हैं कि फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स मेनली अगर उनको कोई भी ऐसा मतलब ऐसा कोई भी स्कीम होता है तो उसमें काफ़ी जो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो काफ़ी समय उसमें लगता है। और हम जानते हैं कि जो फार्मर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है क्रॉप की वो कितनी कम होती है, तो उससे सर उनको किसानों को अच्छा मतलब सही उचित दाम जो है मिल नहीं पाता है। तो ये तो पहला आपका प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कंपनसेशन का जो सोल्यूशन है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरा दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं कि देखिए जैसे मानसून आता है फ्रेंड्स, तो उससे क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं, देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने जो उनका हैबिटेट होता है उससे वो निकल के बाहर आते हैं ताकि वो फूड वगैरह मतलब कि फूड वगैरह कलेक्ट कर लें, क्योंकि भाई बारिश होगा तो फिर वो मेनली जैसे जो और होते हैं वो बियर नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो मानसून टाइम पे निकलते हैं और वो अपने फूड को कलेक्ट करते हैं। मेनली ये हमने ये जो है देखने को मेनली मिला हुआ है। तो इससे क्या होता है, इससे तो जो किसान होते हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है फसलों का। इससे जो मेन मतलब जैसे जो मेन एनिमल है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी एनिमल एक साथ निकलते हैं ना मानसून में। तो इसीलिए ये तो आपका दूसरा प्रॉब्लम बता रहे हैं ह्यूमन टू आपका एनिमल एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि देखिए जो आपको मान लीजिए कोई भी एनिमल पार्टिकुलर एनिमल है जो नुकसान पहुंचा रहा है, अगर उसी को सिर्फ मारना है या फिर उसी को गवर्नमेंट डिक्लेयर करके ऐसा कुछ मीजर लेना है, तो उसके लिए मालूम हो चाहिए ना कौन सा आपका एनिमल ज़्यादा कर रहा है हम, तो उसको सरकार मारे। तो इससे क्या होता है, इस पर जो एक कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन है वो हो नहीं पाती। तीसरा प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं, तीसरा प्रॉब्लम बता रहे हैं कि देखिए जैसा एक नैरेटिव डेवलप कर दिया गया है कि आपके मीन्स जो ये मीन्स जैसा हमने देखा कि जब आपका ये एलिफेंट है उसकी डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो मानव समाज है वो जो है कितना निर्दयी है एनिमल्स को लेके। तो देखिए ऐसा नहीं है। जो जो देखिए जो मेनली आपके डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मेनली, और जो कह सकते हैं कि मेनली जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उन्होंने अपने जैसे आपका इंडस्ट्री डेवलप करना हो गया, फिर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना हो गया, तो उसके लिए काफ़ी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया हुआ है। इससे जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटाट लॉस हुआ है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो भाई बाहर की तरफ आएंगे, मतलब वो फॉरेस्ट से कहीं निकल के बाहर एकदम खेतों में आएंगे या फिर रोड पे टहलेंगे। तो ये मेनली ऐसा देखने को मिला। मतलब पूरे जो एक कह सकते हैं पूरे जो ह्यूमंस हैं, मतलब जो पूरा एक कह सकते हैं कि जो मानव समाज है उनको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। मतलब जो आपके कुछ ही सेक्शंस हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो ये कहना जो है मतलब कि गलत है। तो ये जो है बता रहे हैं तीसरा प्रॉब्लम। तो अब बता रहे हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो पहले तो बता रहे हैं सोल्यूशन कि देखिए अगर हमको इसको जो है दूर करना है, तो जो आपके वाइल्ड बोर होते हैं, जो जंगली सूअर होते हैं मेनली, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि जो आपके जंगली सूअर हैं वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा बहुत ही नाम मात्र का होता है। तो इससे जो है उनके उनके जो पॉपुलेशन उनको कंट्रोल करने का आवश्यकता है, वो चाहे आपका WPA एक्ट के थ्रू किया जाए, चाहे वो अदर मेजर के थ्रू जो है क्या बोलते हैं किया जाए। तो ये मेनली बता रहे हैं पहला सोल्यूशन। दूसरा दूसरा क्या होता है सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन बता रहे हैं कि देखिए जैसे आपके कंजर्वेशन मूवमेंट होते हैं आपके वाइल्ड लाइफ को एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मेनली क्या होता है उसमें उसमें ये है बता रहे सोल्यूशन कि जैसे जो आपके ह्यूमन हैं और जो आपके वाइल्ड लाइफ स्पेस हैं उनको सेपरेट करें मेनली। तो देखिए जो आपका अगर हम डेटा कुछ इसमें बात करते हैं, डेटा आगे ये बता रहे हैं कि जो अपने इंडिया में क्या है, जो आपके एनिमल कर रहे हैं मतलब जहाँ पे एनिमल टहलते हैं, ठीक है, वो मेनली प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपका नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी हो गई, वहाँ वो बाहर ही ज़्यादा रहते हैं। मतलब वो जो अपने अपने प्रोटेक्टेड एरिया से ज़्यादा मतलब बाहर रहते हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि 25% ही ऐसे एलिफेंट बात करते हो, तो 25% जो एलिफेंट हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रहते हैं, बाकी सब जो है बाहर ही रहते हैं, ऐसा देखने को मिला है। और फिर एक और बता रहे हैं कि जो आपके
हाइनाज हैं, जो आपके लेपर्ड हैं, जो आपके वूल्स वगैरह होते हैं, भेड़िया वगैरह होते हैं, वो सब उसमें से सिर्फ 2.6% ही हैं जो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज में रहते हैं, बाकी सभी जो है बाहर ही रहते हैं। ये ऐसा देखने को मिला है। तो ये मेनली बता रहे हैं, इसके सोल्यूशन बता रहे हैं मेनली। तो आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं पॉलिसी लेवल पे, तो सरकार को क्या चाहिए, सरकार को चाहिए कि एक प्रॉपर इसके लिए पॉलिसी बनाएं, ताकि इसको इम्प्लीमेंट करना आ, थोड़ा सा मतलब कि ज़रूरी हो सके। और हम बात करते हैं आगे, तो देखिए अंत में कहते हैं कि जो आपके नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, वो वो इस्टेब्लिश इसीलिए हुई थी ताकि वो स्क्रूटनाइज कर सके और मिनिमाइज़ कर सके किसी भी आपके जो आपके फॉरेस्ट लैंड है उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, मतलब उसको कन्वर्ट ना किया सके, इसीलिए ये दोनों बॉडीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन ये सब बॉडीज अभी सिर्फ जो है सिर्फ रबर स्टाम्प बॉडीज़ ही रह गई, मतलब इनका जो इफेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो ये मेनली पूरा इस आर्टिकल में बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गल्फ़, जो आपकी पर्शियन गल्फ़ है, उसमें जो आपकी कंट्रीज़ हैं 8 कंट्री मिलनी है। तो अगर आपको एक बार मैप आप देख लेंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पर्शियन गल्फ़ कहाँ पे है और जो उस रिलेटेड कंट्री। तो देखिए जो ये आपका पर्शियन गल्फ़ है, तो इसमें 8 कंट्रीज़ मेनली हैं फ्रेंड्स। तो 8 कंट्री कौन कौन सी हैं, देखिए ईरान हो गया एक, दूसरा इराक, तीसरा कुवैत हो गया, चौथा सऊदी अरेबिया, पाँचवा कतर हो गया, छठवा बहरीन हो गया और सातवां आपका यूएई और आठवां ओमान। तो इतनी कंट्रीज देखिए ये आपके पर्शियन गल्फ से जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में पूरा बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी का एक इशू है और जो आपका एक कह सकते हैं कि एक तो बात किया हमने सिक्योरिटी का, और दूसरा क्या इशू है यहाँ पे, एक जो इंस्टेबिलिटी आपको क्रिएट हो रही है इस पूरे क्षेत्र में। इस आर्टिकल में पूरे वही बात करते हैं। ये आर्टिकल लिखा गया हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी जी द्वारा लिखा गया था इस आर्टिकल को। इसमें ये कह रहे हैं कि देखिए गल्फ़ कंट्रीज़ जो है पूरे विश्व के लिए क्यों इम्पोर्टेंट, हमारे इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका ऑयल रिज़र्व है मेनली, वो आपका जो आपका मेजॉरिटी ऑफ ऑयल रिज़र्व है वो इस इन्हीं क्षेत्रों में है। तो और हम जानते हैं कि जो ऑयल होता है वो हर इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी और यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है और पूरे विश्व की नज़र इन क्षेत्रों पे मेनली रहती है, मतलब जो आपका पर्शियन गल्फ है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि देखिए जो वहाँ पे जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका जो गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल हो गया और जो आपका ओईसीडी है, हम जानते हैं ऑयल एक्सपोर्टिंग ऑयल सॉरी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ये दो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा कंट्रोल करता है वहाँ पे उनका उनके कोलैबोरेट आपस में कोलैबोरेट करके जो आपका प्राइस होता है वो सब तय किया जाता है, ऑयल प्राइस वगैरह। तो ये दोनों अभी डिक्लाइन देखने को मिल रही हैं, इनके मध्य जो उनके मेंबर्स हैं उनके मध्य भी जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। और अगर हम बात करें यूएसए की बात करें मेनली, तो यूएसए का जो एक इंटरेस्ट रहा है वो थोड़ा सा अभी आपका ये गल्फ़ कंट्रीज़ में कम देखने मिला है, क्योंकि उसके कई रीज़न भी हैं। क्योंकि वो उन्होंने जो है जो आपका शेल ऑयल शेल गैस वगैरह है वो उन्होंने अपने यहाँ काफ़ी उसको एक्सप्लोर कर लिया, काफ़ी वो उसका कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन कर लिए हैं अपने कंट्री में। तो उससे क्या हुआ है, उससे जो उनकी डिपेंडेंसी है ऑयल की वो काफ़ी गल्फ़ कंट्रीज़ पे जो है कम हुई है। तो ये मेनली देखने को मिला है। और अभी क्या हुआ, अभी कोविड-19 में क्या हुआ, सारी जो इकनॉमी है वो ठप पड़ी हुई हैं। तो इससे क्या हुआ, जो ऑयल की प्राइसेस है वो भी काफ़ी कम हुई हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें कम देखने को मिला हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया का हाँ अभी हमने देखा क्या हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखिए तो अभी अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का क्या रिलेशन है उसमें और इंडिया का क्या उसमें रोल रहा है। तो देखिए इंडिया का हम मतलब उससे काफ़ी बायलैटरल रिलेशनशिप भी रहे हैं। और बात करते हैं इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल रिलेशन भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया फ्रेंडली ही रही है और इंडियन फ्रेंडली भी रही, मतलब जो वहाँ पे इंडियन रहते हैं उनसे भी मतलब फ्रेंडली रही है हमेशा। और अगर हम बात करते हैं ट्रेड के टर्म में, तो ट्रेड में बायलैटरल ट्रेड जो होता है वो 121 बिलियन का मेनली होता है डॉलर का। और जो रेमिटेंस होता है मतलब जो वहाँ से पैसे इंडिया भेजे जाते हैं, वहाँ के जो इंडिया के रेजिडेंट्स वहाँ रहते हैं उनके द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं, जो रेमिटेंस है वो 49 बिलियन डॉलर का है मेनली। तो और जो जीसीसी आपकी कंट्रीज हमने जो बात की आपका पर्शियन गल्फ में,
वो क्या है, वो आपका मीन्स अब मीन्स हम मीन्स हमारे इंडिया में जो क्रूड ऑयल होता है वो 34% का जो है हम लोग उनसे एक्सपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट करते हैं मेनली। और जो आपकी वहाँ सऊदी अरेबिया में और जो अबू धाबी में जो उनकी नेशनल ऑयल कंपनीज़ हैं, उन्होंने, हाँ, यहाँ पे जो महाराष्ट्र में रत्नागिरी ऑयल रिफाइनरी है उसमें उन्होंने 44 बिलियन इन्वेस्टमेंट डॉलर का करने का बात किया है। और क्या है, और उन्होंने जो आपका सऊदी अरामको वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है, उन्होंने रिलायंस में 20% स्टेक जो है लिया हुआ। तो इतना ज़्यादा देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा एक इंडिया का उनसे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और देखिए अब बात करते हैं अगर ईरान की, तो ईरान का क्या है, ईरान में देखिए अभी हाल ही में यूएसए ने जब इंडिया उस पर ईरान पे सैंक्शन लगाया था, तो किसी भी कंट्री को उनसे ट्रेड करने के लिए मना कर रहा था। तो इससे जो एक इंडिया का उनसे रिलेशन है उसमें थोड़ा सा मतलब कि आ, वो हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, अंत में ये बता रहे हैं कि जैसा कि इस समय क्या है, इस समय यह है कि देखिए क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत ये है कि देखा हमने जैसा कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन बने, जो उनके यहाँ कंट्रीज़ हैं, उनके मध्य जैसा ईरान है, सऊदी अरेबिया, उनके मध्य काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए ये अगर वहाँ पे जो एक उनकी सिक्योरिटी और जो उनकी स्टेबिलिटी अगर उसको मेंटेन करना है, तो एक जो आगे बता रहे हैं कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन की भावना ना हो, एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे तो स्टेबिलिटी वहाँ बनी रहेगी। ये पूरी इसकी बात करते हैं। अगर आपको एक उससे हम कहते हैं अगर आपको शांति उस पूरे क्षेत्र में चाहिए, तो जो एक कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी है उसको नज़रअंदाज करें, बल्कि जो एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है उसको आपस में बनाएं। तो ये आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। आज के जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप स्क्रीन पे, इसको पॉज करिए और इसको जो है आप सॉल्व करिए। इसका आंसर जो है हम कल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।